नमस्कार दोस्तों, दृश्य एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा एडीओ का सीरीज चल रहा था, जलवायु हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे खनिज। ठीक, तो खनिज पढ़ने से पहले मैं जिन लोगों ने मेरा पुराना अपना भूगर्भिक जो संरचना पढ़े थे उसका वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देख लें तो खनिज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, देखिए चीज़ें रटने से अच्छा है कि आप समझिए। जितना चीज़ें आप समझेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए खनिज को देखते हैं। पहले देखिए खनिज जो है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। खनिज और अयस्क में क्या डिफरेंस होता है। हम खनिज भी सुनते हैं, अयस्क भी सुनते हैं। देखिए तो खनिज जो होता है इसको कुछ गुण हैं, जैसे कि यह प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा, इसकी एक विशेष संरचना होगी, एक विशेष रासायनिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, वह चीज कहलाएगी आपकी खनिज। तो अयस्क क्या है? अयस्क भी एक खनिज है। अयस्क और खनिज में जो मेन अंतर है वह यह है कि जो अयस्क होता है उससे हम कम कीमत पे अधिक मात्रा में धातु निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा खनिज जिससे हम कम लागत में अधिक धातु निष्कर्षण कर सके वह कहलाएगा आपका अयस्क। तो जो खनिज है वह आपका सुपरसेट है और जो अयस्क है वह आपका सबसेट है। खनिज को दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक, धात्विक खनिज में ऐसे खनिज आएंगे जिसमें क्या है, मेटल्स आते हैं। ठीक, लोहा, टिन, है ना, इस टाइप की चीज़ें। और आधात्विक खनिज में ऐसे खनिज आएंगे जिसमें पत्थर आते हैं, स्टोन्स आते हैं, है ना, पन्ना, हीरा, ये सब आधात्विक खनिज हैं। इस दो विभाजन के अलावा राजस्व के हिसाब से हम दो विभाजन और करते हैं। एक कहलाता है आपका मुख्य खनिज, एक कहलाता है गौण खनिज। देखिए यह राजस्व के हिसाब से उत्पादन के आधार पे है ना। तो देखिए मुख्य खनिज में आते हैं जैसे आपका लोहा हो गया, है ना, प्रीसियस मेटल हो गए। और जो आपके गौण खनिज में आते हैं उसमें ज़्यादातर स्टोन्स हैं, चूना पत्थर हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। ध्यान रखिएगा आर्थिक समीक्षा 22-23 में जो छत्तीसगढ़ सरकार का राजस्व है उसमें मुख्य खनिज का हिस्सा 97% है और गौण खनिज का हिस्सा कितना है, 3% है। देखिए पूरे भारत में जो टोटल खनिज उत्पादन होता है अगर उसमें हम छत्तीसगढ़ का हिस्सा देखे जाए तो वह लगभग 17.8% के आसपास जाता है। ठीक, 8 नहीं है, सॉरी, ये है 3-4%। ठीक, टोटल भारत में जितना भी खनिज का उत्पादन हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वह कितना है, मतलब भारत सरकार को जो राजस्व मिल रहा है उसमें छत्तीसगढ़ के उत्पादन का कितना हिस्सा आ रहा है, 17.34%। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज सबसे पहले देखेंगे लौह खनिज। ठीक, कि लौह खनिज या लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से एरिए हैं। ठीक, देखिए लौह अयस्क का सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मेनली जो लौह अयस्क हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक, यह 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटाइट का फार्मूला है Fe3O4, इम्पॉर्टेंट है, Fe2O3 इम्पॉर्टेंट है, FeOH.NH2O और है FeCO3। देखिए चारों नाम, चारों फॉर्मूले
सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसमें आयरन का परसेंटेज देखें तो मैग्नेटाइट में परसेंटेज रहता है आयरन का 72.4%, हेमेटाइट में रहता है 69.9%, लिमोनाइट में रहता है 55%, और आपका सबसे जो खराब है उसमें रहता है सीडेराइट में 48.2%। यह आपका टोटल आयरन परसेंट रहता है अयस्कों में, जितने अयस्क पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वह पाया जाता है पूरा हेमेटाइट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, जो लोह अयस्क है इसको पहले हम देखते हैं। जो हमको देखना है भौगोलिक में आखिर देखना क्या है कि ये लोह अयस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कि कौन कौन सी जगह है, खदानें कहाँ हैं, कौन से जिले में। ठीक, क्योंकि हमने जब पढ़ा था भूगर्भिक संरचना तो मैंने बताया था कि जो धारवाड़ संरचना होती है यह मुख्य आधार है जहाँ पे लौह धातुएं पाई जाती है। धारवाड़ संरचना पूरे भारत में ऐसी है जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज विविधता पाई जाती है और जिसमें धात्विक खनिजों की बहुलता रहती है। तो जब हमने पढ़ा था तो हम देखे थे कवर्धा के आसपास का क्षेत्र, ये जो आपका ब्लैक दिख रहा है पूरा, ये धारवाड़ संरचना है। ठीक, धारवाड़ शैल समूह है। तो ये कवर्धा का पास का क्षेत्र हो गया। फिर आ गए नीचे, ये आपका कांकेर, दल्ली, राजरा, ठीक, का क्षेत्र हो गया। फिर नीचे गए तो आपका दंतेवाड़ा का क्षेत्र हो गया। वहाँ आपको कोने में जो काला काला दिख रहा है वो आपका सोना खान का क्षेत्र है। ऊपर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर जो मेजर माइंस है वो हमारी इसी एरिया में आपको मिलेंगी। तो इस मेजर में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है दंतेवाड़ा का। तो चलिए चालू करते हैं दंतेवाड़ा से। देखिए जो दंतेवाड़ा है, ठीक, यहाँ पे टोटल निक्षेपों की संख्या है 14, जिसमें बेलाडीला की श्रेणी में निक्षेप है 12 और बेंगापाल श्रेणी में है निक्षेप 2। और जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है पहाड़ी की, यह करीब करीब है आपका 36 क्रॉस 10 किलोमीटर का एरिया। ठीक, ऐसे उत्तर से दक्षिण 36 किलोमीटर है और ये पूरब से पश्चिम 10 किलोमीटर चौड़ी है जो बेलाडीला श्रेणी है। ठीक, तो इसको पूछ सकता है कभी भी भौगोलिक क्वेश्चन में, तो इसको आप याद रखिएगा। जो बेलाडीला पहाड़ी का विस्तार है उसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है, तो आपको याद रखना है 36 क्रॉस 10 किलोमीटर में यह इसका विस्तार हुआ है। ठीक, यहाँ का भारत की या एशिया की सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह खदान है बेलाडीला। यहाँ का संचालन करता है एनएमडीसी। एनएमडीसी, ठीक, और यहाँ का लोहा कहाँ भेजा जाता है? विशाखापट्टनम पोर्ट से कहाँ भेज दिया जाता है? जापान भेजा जाता है, निर्यात भी किया जाता है। ठीक, देखिए थोड़ा सा एनएमडीसी को देख लेते हैं। देखिए एनएमडीसी की स्थापना हुई थी 1958 में। 1968 में किरंदुल में इसकी साइट खुली थी। 1980 में बचेली ने इसका नए काम करना शुरू किया था। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक नवरत्न कंपनी है। ठीक, तो बेलाडीला में आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो दो निक्षेप पाए जाते हैं बेंगाबाल श्रेणी में ना, इसकी अगर लोकेशन देखें तो यह बेलाडीला के दक्षिण पूर्व में जाती है, मलेंगर नदी है उस एरिया में जाती है। तो इसको ध्यान रखना है। कभी अगर ये पूछ भी सकता है कि बेलाडीला से जो बेंगापाल श्रेणी है या 13-14 जो नंबर निक्षेप है वह निक्षेप की लोकेशन क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह किधर पे पड़ेगी, आपकी दक्षिण पूर्व में पड़ेगी बेलाडीला से। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। बैलाडीला से हो गया, दंतेवाड़ा का हो गया। अगर देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लोहे का, कहाँ से? दंतेवाड़ा से। ठीक, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन पहुँचते हैं आपका जो ये माइंस है आपका दल्ली राजहरा कांकेर का एरिया। तो आइए कांकेर पे देखते हैं। कांकेर की माइंस को देख लेते हैं। कांकेर में देखिए आपकी माइंस का नाम देखिए कौन कौन सी है। चारगांव, कोंडा परवा, ठीक, मेटा बोदली, हाहा, लद्दी, रावा घाट, ठीक, कोलम, सार, आदि, डोंगरी। ठीक, ये एरिया हो गया आपका कांकेर का। कांकेर में टोटल 6 निक्षेप मिले हैं, ठीक, जो लगभग 732 मिलियन टन के हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कांकेर में कितने निक्षेप मिले हैं? 6 निक्षेप हैं, जिनका जो क्षमता है वो लगभग 732 मिलियन टन का है। मतलब इन निक्षेपों से हम 732 मिलियन टन आयरन और निकाल सकते हैं। ठीक, कांकेर के बाद हम देखते हैं नारायणपुर में। नारायणपुर में जो आपको याद रखना है वो है आपका छोटे डोंगर। ठीक, यह आपका लोहा इसके के लिए फेमस है नारायणपुर में। चलिए आगे चलते हैं अब। इसके बाद यहाँ देखते हैं हम दल्ली राजहरा बालोद। ठीक, दल्ली राजहरा का एरिया कौन सा है? बालोद का एरिया है। ठीक, बालोद का क्षेत्र आता है। दल्ली राजहरा में जो आयरन ओर का विस्तार है, ठीक, यह लगभग कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में है यह। ठीक, कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ पर इसके 4 जमाव हैं। कौन कौन से देखते हैं? 1 2 3 4। यहाँ से जो आयरन ओर निकलता है इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आयरन ओर भी कहते हैं। इस पे जो आयरन का परसेंटेज है वो आता है लगभग 68.2%। ठीक, यहाँ से आयरन ओर सप्लाई होता है आपके बीएसपी को, भिलाई स्टील प्लांट को। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, ये जो 4 जमाव हैं इनके नाम आप जरूर ध्यान रखिए। एक है आपका राजहरा, यांत्रिक खान, दूसरा है राजहरा पश्चिम, तीसरा है दल्ली पहाड़ और चौथा है महामाया। ये 4 जमाओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक, अभी पूछे नहीं गए हैं पर यही कारण है कि इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। और इसका एक रीजन और है जो अभी आगे अगर 2-3 महीने में कोई एग्ज़ाम है तो पूछा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में ही एक आपका प्लांट स्थापित हो रहा है, सिलिका रिडक्शन प्लांट, दिल्ली क्षेत्र में। ठीक, नेशनल लेवल का ये प्रोजेक्ट है जो भारत में कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। तो यह जो एरिया है वह इम्पॉर्टेंट हो जाता है आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एक तो नेशनल न्यूज़ से ये जुड़ गया, एक नया प्लांट हो रहा है। ये भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में आपका सिलिका को सेडिमेंट करने का प्लांट कहाँ चालू हुआ, या सिलिका रिडक्शन प्लांट कहाँ चालू हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली माइंस में यह प्रयाग जो हुआ है, यह जो प्लांट है यह चालू किया गया है। ठीक, तो इसको करेंट के साथ जोड़ के पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, है ना। देखिए कोई है, आप पुराने पेपर भी उठा के देखोगे तो क्वेश्चन कोई पैदा नहीं करता, है ना। जो नई चीज़ें जो न्यूज़ में हैं उन्हीं चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि सीधे उससे ना पूछ के उससे रिलेटेड कुछ और पूछ ले। ठीक, जैसे मान लीजिए दिल्ली राजहरा की माइंस है तो ये ना पूछे कि प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, ये कहीं और से कुछ पूछ ले। ये पूछ ले कि कितने जमाव हैं, एरिया पूछ ले, सप्लाई कहाँ होता है यह पूछ ले। तो हमको चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना जरूरी आना चाहिए। देखिए जब भी चीज़ें पढ़ना है
तो हमेशा पढ़ते समय ऑब्जर्वेटिव रखना है अपने नज़रिए को। ऑब्जर्वेटिव मतलब कि हमको ऑब्जर्वेशन करना है कि और साथ में चीज़ें कहाँ कहाँ से और क्या क्या चल रही हैं। हम केवल एक चीज़ को पढ़ के नहीं चल सकते। जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें उससे कनेक्टेड सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। करंट में उससे संबंधित कोई न्यूज़ आई है कि नहीं आई है, ठीक, अभी उसका वर्तमान महत्व कैसा चल रहा है, क्या वो अभी के सिनेरियो में महत्वपूर्ण है। तब आप एक प्रायोरिटी डिसाइड कर पाएंगे कि एग्ज़ाम में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली राजरा के बाद राजनांदगांव की माइंस देख लेते हैं। ठीक, देखिए राजनांदगांव में माइंस है, मोहला में मिलता है हमको आयरन और, ठीक, छुई खदान में, और आपका बोरिया टिब्बू। देखिए अब मोहला और छुई खदान, ठीक, ये दोनों अभी जिला डिवाइड हुआ है तो दोनों क्या हुए हैं, डिवाइड हो गए। तो ये दोनों भी अब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी भी आने वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मोहला कहाँ पे है या छुई खदान की खदानें किस जिले में है, सीधे ना पूछ के यह छुई खदान में लौह अयस्क की खान किस जिले के अंतर्गत आती है। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये जिला चेंज हो गया है तो इसका आंसर क्या लेना। देखो कई बार ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, कई बार ऐसा होता है चीज़ें पता रहती हैं पर आदमी हड़बड़ी में गड़बड़ करता है ना। जैसे आया छुई खदान, अपने को इतने समय से पढ़ते रटते आ रहे हैं कि राजनांदगांव राजनांदगांव, देखिए ऑप्शन मार दिया, ठीक है राजनांदगांव, उसके बाद दिमाग में क्लिक किया कि अरे यार ये तो नया जिला बन गया है। तो ऐसी गलती से बचने के लिए आपको क्या है, पेशेंस रखना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देख के अति उत्साहित कभी नहीं होना है, ठीक, कि बहुत सरल है तो हम बना लेंगे। ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं, गेम चेंजर हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए क्वेश्चन जब भी देते हैं तो। ठीक, राजनांदगांव के बाद जो अगला जिला है कवर्धा। देखिए कवर्धा में है एक ठो इकलामा है और है आपका सिधौरी सिघारी। यह दोनों क्षेत्र हैं आपके कवर्धा के लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में टोटल इतने लौह अयस्क क्षेत्र हैं जो हमको याद रखने हैं। इसके बाहर लौह अयस्क से तो क्वेश्चन नहीं जाता। ठीक, अब देखते हैं जो एनएमडीसी। देखिए एनएमडीसी जो है मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर हैदराबाद में, और यह सब आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, क्या है, आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम अपने इस लौह अयस्क को आर्थिक समीक्षा के डाटा के साथ वो कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं आर्थिक समीक्षा के कुछ डाटा लौह के। ठीक, देखिए लौह भंडारण में पूरे भारत में छत्तीसगढ़ कौन सी पोजीशन में है। अगर हम भारत के साथ स्थिति देखें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ आता है 3rd में। तो भारत में फर्स्ट कौन है, यह है उड़ीसा। तो सेकंड कौन है, सेकंड है झारखंड। ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये क्या है, झारखंड है सेकंड में। ठीक, यहीं अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में फर्स्ट आता है उड़ीसा, सेकंड आता है छत्तीसगढ़ और 3rd आता है झारखंड। ठीक, लेकिन यह जो हम बात कर रहे हैं, यह हम बात कर रहे हैं हेमेटाइट की या कुल आयरन ओर की। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं मैग्नेटाइट की, ठीक, तो टॉप में आ जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका राजस्थान। देखिए भारत में, पूरे भारत में लगभग 72% मैग्नेटाइट का भंडारण है आपका कर्नाटक में। मतलब भारत में जितना भी मैग्नेटाइट पाया जाता है उसका 72% मात्र, मतलब टोटल 72% कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। और मैग्नेटाइट आपको पता है सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन और में काउंट होता है, उसमें आयरन परसेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, कर्नाटक का जो धारवाड़ जिला है आप जानते हैं, कुद्रेमुख हो गया है ना, यहीं पे इसके पूरे डिपॉजिट हैं। तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ को
भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में टोटल भंडारण है लोहस का 48-58 बिलियन टन। बहुत इजी आंकड़ा है, 48-58 ऐसे तोड़ के याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। 48-58 मिलियन टन भंडारण का अगर हम परसेंट देखें देश के हिसाब से 21.60% है भंडारण का। ठीक, उत्पादन देखें तो उत्पादन हम देख रहे हैं 21-22 का। देखिए आर्थिक समीक्षा 22-23 का में ये आंकड़ा दिया गया है, और जो ये रिपोर्ट है ये आंकड़ा किस सन का है? ये आंकड़ा है 21-22 का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार लोहे का भंडारण कितना है या कितने परसेंट है। या तो यह ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 21-22 में लोहे का भंडारण कितना था और उत्पादन कितना था, भंडारण परसेंट क्या था, उत्पादन परसेंट क्या था। तो उत्पादन था आपका 41313 हजार टन या मेट्रिक टन, ये आपका उत्पादन है 21-22 में लोहे का छत्तीसगढ़ में। अगर पूरे भारत के साथ इसका परसेंट देखें तो यह आता है 19.8%। तो ये डाटा, ये दोनों, ये तीनों चारों जो डाटा हैं, ये चारों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापक में एग्जाम देख लीजिए, आप पीएससी का एग्जाम देख लीजिए, हर बार यहाँ कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन उठाता है। ठीक, तो ये समाप्त यहाँ पे हो जाता है आपका लौह खनिज छत्तीसगढ़ का। तो आज हमने देखा छत्तीसगढ़ में लौह खनिज। इसके बाद हम देखेंगे आगे के जो खनिज बचे हुए हैं अपने जैसे। और देखिए भौगोलिक में मुख्य रूप से हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, लेकिन मैं इसके साथ आपको आर्थिक समीक्षा के आंकड़े भी साथ ही साथ अपडेट करा दूंगा, तो जिससे कि जो आपके खनिज वाला से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वह छूटे ना। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि ऐसे जगह से ना पूछ के उससे संबंधित आंकड़े पूछ लेते हैं पेपर में, है ना। तो उसके लिए सबसे जो विश्वसनीय स्रोत है वह आपकी आर्थिक समीक्षा ही रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की बुक है, आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहाँ समाप्त होता है। हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में यह बता रहा हूँ कि हमारा पीएससी का प्री का जो बैच है 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। आप जाके हमारे ऐप में इस कोर्स को देख सकते हैं। देखिए काफ़ी सस्ते में कोर्स है। ठीक, और यह हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह शिक्षा पहुंच सके। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।